सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप हिंदी साहित्य से एमए कर रहे हैं और दूसरे सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बहुत जल्द आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। जल्द ही आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप उसको पूर्ण कर लें जितना जल्दी हो सके। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि काव्य शास्त्र एक समझ पर आधारित विषय है, और उससे संबंधित अगर करने वाला हो तो इसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ साझा किए जाएं। अगर आपको इनकी आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तभी मैं आगे के वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग नहीं बताते हैं, आपको आवश्यकता महसूस नहीं होती है, तो फिर ये शायद अंतिम वीडियो हो सकता है। चलो, आज का जो विषय है हमारा वो है काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, इन सब का अध्ययन करें। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि काव्य शास्त्र वास्तव में है क्या। काव्य शास्त्र के अर्थ से ही शुरू करते हैं। काव्य शास्त्र जो है, काव्य और शास्त्र के योग से बना है। अब इसमें काव्य क्या है और शास्त्र क्या है, एक एक कर इनको देखते हैं। काव्य का अर्थ जो है, काव्य शास्त्र में काव्य शब्द का अर्थ केवल कविता से नहीं है, बल्कि संपूर्ण साहित्य से है। अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि काव्य का मतलब सिर्फ कविताओं से लिया जाता है, लेकिन काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य का अर्थ केवल कविताओं से ना लेकर संपूर्ण साहित्य से लिया जाता था। इसमें गद्य, पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं सम्मिलित होती हैं। और काव्य वह साहित्यिक रचना है जो शब्द और अर्थ के माध्यम से सौंदर्य, भाव, रस तथा आनंद का सृजन करे, उसे काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य कहा जाता है। प्रारंभ में काव्य व साहित्य दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते थे। दोनों का अर्थ ललित साहित्य या भावात्मक साहित्य से ही था। लेकिन वर्तमान में काव्य शब्द का अर्थ संकुचित हो गया और आज केवल पद्यबद्ध रचनाओं के लिए ही काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, केवल कविताओं के लिए ही हम कहते हैं कि यह काव्य है। लेकिन काव्य शास्त्र में काव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं शामिल होती हैं। वर्तमान में गद्य, पद्य, चंपू आदि सभी प्रकार की रचनाओं के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन काव्य का प्रयोग केवल गद्य रचनाओं के लिए किया जाता है। एक शब्द और चलता है वाङ्मय। साहित्य में समस्त लिपिबद्ध सामग्री को वाङ्मय कहा जाता है, भले ही वह भावात्मक हो या ज्ञानात्मक। अब भावात्मक क्या है, ज्ञानात्मक क्या है, इसके ऊपर अपन थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। ऊपर मैंने बात की है गद्य, पद्य और चंपू। गद्य आप समझते हैं, पद्य आप समझते हैं, चंपू भी आप समझते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं कि चंपू काव्य से आप क्या समझते हैं। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी आधार पर राजशेखर ने वाङ्मय को दो भागों में बांटा है। पहला है भावात्मक और दूसरा है ज्ञानात्मक। अब ये भावात्मक, ज्ञानात्मक क्या है? साहित्य के अंतर्गत सभी भावात्मक रचनाओं का समावेश होता है जो सहृदय को आनंदित एवं आह्लादित करती हैं। इससे मतलब है भावात्मक मतलब जो सहृदय को आनंद प्रदान करें, आह्लादित करें। आह्लादित मतलब अंदर से एक खुशी की उथल पुथल। जबकि चिंतन के जितने भी पक्ष हैं उन सबको सैद्धांतिक व्याख्या शास्त्र के अंतर्गत आती है। आगे का जो पैरा है इसमें आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा।
साहित्य में अनुभूति व कल्पना के मिश्रण के द्वारा जीवन के सत्य की सौंदर्यमयी व्याख्या की जाती है, जबकि शास्त्र का उद्देश्य मानव को ज्ञान देना है। यह साहित्य के नियमों से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे कल्पना का कोई स्थान नहीं है। साहित्य जो है ये कल्पना प्रसूत है, कल्पना का समावेश होता है। कल्पना के माध्यम से लेखक अपने विचारों को कलात्मक रूप से पाठकों तक प्रेषित करता है। लेकिन शास्त्र जो है, शास्त्र में बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से, जिस तरह से किसी भी जैसे कविता ही समझ लो, कविता से संबंधित जो नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों की व्याख्या इसमें की जाती है। तो यहाँ पर भावों का या कल्पना का कोई विशेष महत्व नहीं है। साहित्य में सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति भूषण है, अर्थात गुण है। साहित्य में अगर आप कल्पना का समावेश करते हैं, कल्पना के साथ अपनी बात को बहुत अच्छे से अलग तरीके से स्पष्ट करते हैं, तो वो एक गुण की भांति, एक भूषण की भांति प्रयोग में किया जाता है। लेकिन अगर शास्त्र में आप कल्पना का या सौंदर्य की अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वो एक दोष है, ना कि गुण है, क्योंकि यहाँ पर नियमों की बात की जाती है, कल्पना की बात नहीं की जाती है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य पर नियंत्रण करने के लिए नियम निर्धारण करने वाली, सिद्धांत प्रतिपादित करने वाली विधा या शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। कुल मिला के काव्य जो है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से उसको पढ़ना है, किस तरह से उसकी आलोचना करनी है, कोई कविता अच्छी है या बुरी है, किन सिद्धांतों, किन नियमों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो कविता अच्छी है या बुरी है, वो जो सारे नियम हैं वही काव्य शास्त्र है। उम्मीद करता हूँ काव्य शास्त्र क्या है आपको समझ में आ गया होगा। काव्य शास्त्र साहित्य या काव्य के जिन सिद्धांतों का निर्माण करता है, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आलोचक कृति की आलोचना करता है तथा रचना के महत्व को प्रतिपादित करता है। ये काव्य शास्त्र का महत्व है। अभी हमारा टॉपिक आ जाता है काव्य लक्षण। महत्वपूर्ण है काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु। यहाँ से आप मान के चलिए एक प्रश्न आपका 100% आना ही है। सबसे पहले जान लेते हैं कि काव्य लक्षण से तात्पर्य क्या है। काव्य लक्षण से तात्पर्य है काव्य का स्वरूप, या काव्य की विशेषताएं, या काव्य की विशिष्टताएं, या काव्य की परिभाषाएं। ये सारी जो बातें हैं काव्य के लक्षण को संबोधित करती हैं। आगे देखते हैं। काव्य लक्षण से तात्पर्य काव्य की उन परिभाषा से है, या काव्य की उस परिभाषा से है जो सभी तरह से निर्दुष्ट अर्थात दोष रहित हो, तथा काव्य की विशिष्टता का परिचायक हो, जहाँ लक्षण में अव्याप्ति या अतिव्याप्ति दोष ना हो। काव्य के बारे में जो बातें कही जाती हैं, ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, कुल मिला के ना इसमें अतिशयोक्ति का दोष होना चाहिए, ना अव्याप्ति का दोष होना चाहिए, वही काव्य लक्षण है। तो इस परिभाषा को याद करने की कोशिश करें आप कि काव्य लक्षण क्या है। काव्य लक्षण से तात्पर्य काव्य की उस परिभाषा से है, या उस विशेषता से है, या काव्य के उस स्वरूप से है जो सभी तरह से दोष रहित हो, जिसमें काव्य की समस्त जो विशेषताएं हैं वो शामिल हो जाएं, वही काव्य लक्षण है। ठीक है। अब काव्य शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे विचारक आए, उन्होंने अपने अपने अनुसार काव्य लक्षण दिए। अब प्रश्न इनसे संबंधित पूछा जाता है, या फिर आप जब काव्य लक्षण से संबंधित एक बड़ा प्रश्न हल करेंगे, उस समय भी आप इन विद्वानों को शामिल करते हुए ही अपना उत्तर लिखेंगे, तभी आपको अच्छे अंक मिल पाएंगे। काव्य शास्त्र के प्रारंभिक आचार्य हुए हैं आचार्य भरत मुनि। उन्होंने 36 काव्य लक्षण माने हैं। महत्वपूर्ण है, 36 काव्य लक्षण माने हैं, और इनकी जो रचना थी वो रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में इन्होंने 36 काव्य लक्षणों की चर्चा की है। उनमें से एक पद है इनका, देखो लक्षणों के संदर्भ में ही वो लिखते हैं, मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़म
शब्द अर्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति नृत्ययोज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधानयुक्तम सा भवति शुभ काव्य नाटको प्रेक्षकाणाम। इसका अर्थ क्या है, एक बार आप समझें। भरत मुनि कहते हैं कि नाटक देखने वाले दर्शकों के लिए शुभ काव्य वह है जिसकी कोमल व ललित पदावली में रचना की गई हो। ऊपर का अर्थ है, ये ऊपर जो पद दिया हुआ है उसका, जिसमें शब्द व अर्थ गूढ़ ना हो, मतलब छुपे हुए अर्थ ना हो, बहुत आसानी से समझ में आ जाए, जिसमें जनसाधारण उसे आसानी से समझ सके, जिससे जनसाधारण उसे आसानी से समझ सके, ऐसे शब्द और अर्थ होने चाहिए, उसमें गूढ़ अर्थ नहीं होने चाहिए। जिसमें नृत्य की योजना हो, जो तर्क संगत हो, जिसमें अनेक रसों का समावेश हो तथा जिसमें कथा संधियों का निर्वहन हो, ऐसी जो रचना है वही शुभ है। ये भरत मुनि ने लिखा है। ये इन्होंने असल में शुरुआती आलोचना ही समझ लो इसको, शुरुआती आलोचना है या शुरुआती कथन है। इन्होंने जो बातें कही हैं वो सारी कही हैं नाटक के संदर्भ में। इन्होंने काव्य को इसमें शामिल नहीं किया था, नाटक के संदर्भ में ही इन्होंने अपनी बातें कही थी। उसके बाद 6ठी शताब्दी में एक विद्वान आते हैं, नाम है आचार्य भामा, और उनकी जो रचना है उसका नाम है काव्य अलंकार। ये अलंकारवादी आचार्य हैं और इन्होंने काव्य लक्षण की एक परिभाषा दी है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। याद कर लें, इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, इसका अर्थ है शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। शब्द और अर्थ जब जुड़ते हैं तो उनके सहयोग से ही काव्य की संरचना निर्मित होती है या काव्य की निर्मिति होती है। अगर शब्द और अर्थ दोनों नहीं मिलेंगे तो काव्य की रचना नहीं हो पाएगी। आचार्य भामे जो हैं, इन्होंने पहली बार काव्य लक्षण प्रस्तुत किए थे काव्य के संदर्भ में, क्योंकि इससे पहले मैंने बात की भरत मुनि जो हैं उन्होंने केवल नाटक के संदर्भ में ही काव्य लक्षण प्रस्तुत किए थे, लेकिन काव्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहली बार काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है, वो है आचार्य भामा। भामा के बाद 7वीं शताब्दी, भामा का समय 6ठी शताब्दी है। 7वीं सदी में आचार्य दंडी नाम से एक विद्वान आते हैं, ये भी अलंकारवादी आचार्य हैं और इनकी रचना का नाम है काव्यदर्श। भामा की का था काव्य अलंकार और इनका है काव्यदर्श। काव्य धन आदर्श से बना है काव्यदर्श। ठीक है, इन्होंने परिभाषा दी है शरीरम तावदृष्टात् व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ या अभीष्ट अर्थ से युक्त शब्द ही काव्य का शरीर है और इस इष्ट अर्थ से युक्त पदबंध को ही काव्य कहा जाता है। अगर आपको ये संस्कृत वाली परिभाषा याद हो जाती है तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप इसमें परेशानी महसूस करते हैं तो आप ये जो हिंदी अर्थ किया गया है इसको भी अगर याद कर लेते हैं तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। अभीष्ट अर्थ से युक्त शब्द ही काव्य का शरीर है, इस इष्ट अर्थ से युक्त पदबंध को काव्य कहा जाता है। ये परिभाषा दी है आचार्य दंडी ने, जिनकी रचना का नाम है काव्यदर्श। इस पुस्तक में इन्होंने ये परिभाषा दी है। अगले विद्वान आते हैं आनंद वर्धन, जिनका समय है 9वीं सदी और रचना का नाम है ध्वन्यालोक। ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। आचार्यों को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, कुछ अलंकारवादी हैं, कुछ ध्वनिवादी हैं, कुछ रसवादी हैं, कुछ रीतिवादी हैं। उनके ऊपर अपन आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। इन्होंने परिभाषा दी शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम काव्यस्य आत्मा ध्वनि, अर्थात शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है और काव्य की आत्मा ध्वनि है। ये काव्यस्य आत्मा ध्वनि अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि काव्य शास्त्र में एक अवधारणा चलती है सहृदय की अवधारणा।
रस और ध्वनि के संदर्भ में सहृदय की अवधारणा, इसके जनक माने जाते हैं आचार्य आनंदवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात एक आचार्य आते हैं, आचार्य मम्मट, जिनका समय है 11वीं शताब्दी। ये भी ध्वनिवादी आचार्य हैं, साथ में रसवादी भी इनको कहा जाता है। इनकी रचना का नाम है काव्य प्रकाश। अगर आप आलोचक के साथ साथ उनकी रचनाओं का नाम लिखते हुए चलेंगे तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है परीक्षक के ऊपर। इनकी परिभाषा है तद दोषो शब्दार्थो सगुणलांकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित और गुण सहित व कभी कभी अलंकार विहीन शब्दार्थ युगल को काव्य कहते हैं। दोष रहित हो, गुणों के सहित या गुण सहित हो, भले ही कभी कभी अलंकार भी उसमें ना हो तो भी हम उस शब्दार्थ युगल को काव्य कह सकते हैं। ये बात कही है आचार्य मम्मट ने। शॉर्ट में आप एक कागज में अपनी नोटबुक में इन चीज़ों को लिखते चलें, उससे थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और जब आप वापस से उनका रिवीजन करेंगे, आपके शॉर्ट जो आप बिंदु बनाएंगे उन बिंदुओं का रिवीजन करेंगे तो परीक्षा के दौरान आपको लिखने में आसानी रहेगी, आपको आसानी से याद रह जाएंगे। इसके पश्चात एक विद्वान आते हैं, नाम है आचार्य जयदेव। ये अलंकारवादी आचार्य थे और इनकी पुस्तक का नाम था चंद्रलोक। इन्होंने, मम्मट ने जो ऊपर परिभाषा दी उसका विरोध करते हुए लिखा है, अंगीकरोति ये काव्य शब्दार्थ अलंकृति असो न मान्यते जे कस्माद शृणु अलंकृति, अर्थात जो अलंकार विहीन शब्दार्थ को काव्य के रूप में अंगीकार करते हैं, काव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, वे अग्नि को भी शीतल क्यों नहीं मान लेते, आग को ठंडी क्यों नहीं मान लेते। तो ये इन्होंने उनके ऊपर कटाक्ष किया था। तो जब हम मम्मट की बात करेंगे, मम्मट के साथ आचार्य जयदेव को जोड़ के पढ़ा जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली जो पदावली है वही काव्य है। अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली ही काव्य है। उसके पश्चात 14वीं शताब्दी में एक आलोचक आते हैं, आचार्य विश्वनाथ। ये सभी संस्कृत आचार्य हैं। इनकी जो रचना है उसका नाम है साहित्य दर्पण, और ये भी एक रसवादी आचार्य हैं। और इनकी जो परिभाषा है काव्य के संदर्भ में वो है वाक्यम रसात्मक काव्यम। बहुत आसान है, इसको आपको याद करना ही करना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और बहुत आसान भी है, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगी और इसका अर्थ भी आप आसानी से कर पाएंगे। वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। जिस वाक्य में रस होगा, पाठक को पढ़ने में आनंद की अनुभूति होगी, वही काव्य है। अगर किसी वाक्य में रस नहीं है, पढ़ के नीरसता आती है, आनंद नहीं आता, तो उसको काव्य की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। ये बात कही है आचार्य विश्वनाथ ने। चलिए, उसके पश्चात आचार्य कुंतक आते हैं। उनसे पहले कई हैं, 10वीं सदी के हैं। इनकी रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। इन्होंने कहा, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शाली निबंधे व्यवस्थितो काव्यम, अर्थात सुंदर आह्लादकारक कवि व्यापार से युक्त रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ को काव्य कह सकते हैं। इन परिभाषाओं को आप अपनी नोटबुक में लिखते चलें, बार बार कह रहा हूँ, याद करनी ही पड़ेंगी। सारी नहीं तो कम से कम जब आप काव्य लक्षण लिखेंगे तो 4-5 परिभाषाएं तो आपको लिख के आनी ही चाहिए, तब भी आपका उत्तर संपूर्ण माना जाएगा। अगले आचार्य हैं आचार्य हेमचंद्र, जिनकी रचना का नाम है शब्दानुशासन। ये लिखते हैं, अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, अर्थात दोष रहित गुण सहित
व अलंकार युक्त शब्दार्थी काव्य। बहुत ज़्यादा इन परिभाषाओं में अंतर नहीं है, वही बातें कही हैं, थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के इन्होंने कुछ शब्द जोड़ के कुछ हटा के। ये कहते हैं कि दोष रहित हो, गुणों सहित हो अर्थात गुण युक्त हो, अलंकारों से युक्त हो, अगर ऐसे शब्दार्थ हैं तो उसको हम काव्य की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद आते हैं 17वीं शताब्दी में पंडित राज जगन्नाथ। ये राज है, रज नहीं, पंडित राज, पंडित राज कर लेना इसको ना, पंडित राज जगन्नाथ, जिनका समय है 17वीं शताब्दी और इनकी रचना का नाम है रस गंगाधर। ये कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य। रमणीय क्या है? जो पढ़ने में अच्छा लगे, मन को प्रसन्नता दे, वही रमणीय है ना, जो सुंदर है, पढ़ने में सुंदर है, देखने में नहीं, पढ़ने में जो मन को खुशी प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, वो शब्द हैं, वो शब्द ही काव्य हैं पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। एक आचार्य हुए आचार्य रुद्रट, जिनका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। ये कहते हैं ननु शब्दार्थो सहितो काव्यम। वही बात है, शब्दार्थो सहितो काव्यम जो आचार्य भामा ने कही थी, इसमें थोड़ा सा एक शब्द और जोड़ दिया। शब्द व अर्थ का समन्वय ही काव्य। अर्थ भी यहाँ पे सेम ही निकल के आता है जो आचार्य भामा ने कहा था, शब्दार्थो सहितो काव्यम। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ये शब्द का अंतर है इसमें, इसको आप जोड़ते हुए आचार्य रुद्रट को याद कर लेंगे। एक हिंदी के रीतिकालीन आचार्य हुए आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास, जिनकी रचना है कवि प्रिया, उसमें ये लिखते हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरत सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता में। कविता मतलब काव्य, वनिता मतलब स्त्री और मित मतलब मित्र। वो कहते हैं कि यद्यपि भले ही वह अच्छी जाति की हो, ऊंची जाति की हो, अच्छे लक्षणों से युक्त हो, सुंदर वर्ण की हो, मीठे बोल बोलने वाली हो, किंतु बिना भूषण अर्थात बिना आभूषण के वह स्त्री शोभायमान नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार कविता भी, चाहे वो कितने ही अच्छे वर्णों से युक्त हो, कितने ही अच्छे लक्षणों से युक्त हो, अगर उसमें भूषण, यहाँ पे भूषण का जो संदर्भ है कविता के संदर्भ में अलंकारों से जुड़ेगा, अगर वो अलंकारों से युक्त नहीं है तो वो अभी अच्छी कविता नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने मित्र के साथ भी इस पद को जोड़ा है, इस दोहे को जोड़ा है। काव्य लक्षण के संदर्भ में अज्ञे लिखते हैं कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी ये बात रह जाती है कि काव्य केवल शब्द है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये मिसप्रिंट हो गया है, द्विवेदी बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। वो कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये काव्य के लक्षण से संबंधित उनकी परिभाषा है। और साथ में एक परिभाषा और है उनकी, साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य या काव्य जैसे मैंने बताया एक ही है, उसके संदर्भ में उन्होंने ये परिभाषा दी है। आधुनिक कवि, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का नाम आपने सुना होगा, भली भांति आप परिचित होंगे। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये परिभाषाएं हैं, आपको याद करनी है और आप जब उत्तर लिखें तो इनको लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ये दोनों
जो परिभाषाएं हैं कितनी ही परीक्षाओं में कितनी ही बार पूछी जा चुकी हैं, तो इनको आप भविष्य में हिंदी साहित्य में अगर आप अपना भविष्य देखते हैं तो इन परिभाषाओं को आपको 100% याद करना ही पड़ेगा। चलिए, हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान जिनके बिना हिंदी साहित्य इतिहास की कल्पना भी मुश्किल है, वो लिखते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त अवस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही कविता कहते हैं। तो कविता की परिभाषा दी है इन्होंने। इनका एक लेख भी है, कविता क्या है, उसमें कविता को बहुत अच्छे से इन्होंने स्पष्ट किया है। सुमित्रा नंदन पंत, ये भी छायावादी कवि हैं। ये लिखते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। छायावादी कवियों की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि प्रमुख छायावादी कवि कौन कौन से हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं देखूं कि कितने विद्यार्थी हैं जो कमेंट करके बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद कथा साहित्य में जिनका बड़ा नाम है, चाहे वो हिंदी कहानी हो, चाहे वो हिंदी उपन्यास हो, ना केवल हिंदी बल्कि उर्दू में भी इन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है। प्रेमचंद लिखते हैं, साहित्य की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई, पर मेरे विचार से सबसे उत्तम परिभाषा जो साहित्य की वो है जीवन की आलोचना। तो जीवन की आलोचना से जोड़कर साहित्य को किसने परिभाषित किया है, तो मुंशी प्रेमचंद ने परिभाषित किया है। ये था हमारा काव्य लक्षण से संबंधित वीडियो और काव्य शास्त्र के सामान्य परिचय से संबंधित वीडियो। अगर आपने ये पूरा देखा है तो आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह के मैं कुछ और वीडियो काव्य शास्त्र से संबंधित या किसी अन्य विषय पर भी डालूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो मैं वीडियो फिर नहीं बनाऊंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको परीक्षा के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।